दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सा की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है जीवन की नई शुरुआत। गर्मियों की सुबह थी, लेकिन अपनी बालकनी में बैठकर मोहन जी को जैसे किसी मौसम से कोई लेना देना ही नहीं था। बालकनी की रेलिंग के सहारे झुकी उनकी आंखें लगातार नीचे खेलते बच्चों पर टिकी थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। बच्चों की किलकारियां, गेंद का शोर, साइकिल की घंटियां, सब कुछ उनके लिए सिर्फ एक हल्का सा शोर बनकर रह गया था। उनकी गोद में रखा अखबार बिना उल्टे पलटे ही रखा रह गया था। काले सफेद अक्षरों के बीच अब उन्हें कोई मतलब नहीं था। अंदर रसोई से आवाज आई, बाबूजी जाइए, नीचे से घूम आइए, सुबह की धूप बड़ी अच्छी लग रही है। मालती चाय का कप पकड़े उन्हीं की तरफ आ रही थी। कुछ देर तक चुप रही, फिर मोहन जी ने बिना उसकी ओर देखे धीरे से कहा, नहीं बहू, यही ठीक है। उनके स्वर में कोई रोष नहीं था, ना ही कोई ठहराव, जैसे किसी ने जीवन की किताब का एक पन्ना पलटा और फिर वैसा ही बंद कर दिया हो। मालती कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई, फिर धीमे से पलटकर वापस रसोई में चली गई, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह गया था, अपने ससुर जी की उस चुप्पी में जो दिन ब दिन गहराती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो कि बाबूजी का मन लग जाए। मालती अपने ससुर जी को पिता तुल्य मानती थी। शादी के बाद जब वो पहली बार इस घर में आई थी तो माँ जी तो स्वास्थ्य से कुछ कमजोर थीं, लेकिन बाबूजी वो तो जैसे इस घर की रौनक थे। सुबह सुबह हनुमान चालीसा की धुन पर उठना, पौधों को पानी देना, दूध वाले से मजाक करना और फिर दिन भर कोई ना कोई काम निकाल लेना। गांव में किसी अड़ोसी पड़ोसी की मदद करनी हो तो हमेशा तैयार रहते, या घर के लिए कोई सामान लाना हो सब खुद ही करते और हमेशा मालती से कहते, मालती बेटा तू आराम कर, मैं ही सब्जी ले आऊँगा। आज अविनाश को मत बोलना, आज मैं बैंक होकर आता हूँ, उसके बाद और काम करूँगा। जैसे बाबूजी को थकान छूती ही नहीं थी। जब शहर अविनाश और मालती के पास जाते तो गांव के खेतों से आए आम, गन्ना, मूली और हाथ से बना हुआ चूड़ा, मटर सब कुछ तो खुद तैयार करते थे और पैक करके लाते थे। लेकिन अब वो चुप हो गए थे। क्या हुआ बाबूजी को, कहाँ खो गए हैं? मालती खुद से सवाल कर रही थी। साल भर पहले तक बाबूजी और माँ जी गाँव में रहते थे। हर 6 महीने में एक बार आते और घर को जैसे त्योहार सा बना देते। लेकिन पिछले साल माँ जी की तबीयत बिगड़ी, फिर ब्रेन हैमरेज हुआ और सब कुछ बदल गया। अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयाँ सब कुछ तो किया गया, लेकिन माँ जी चली गईं। उसके बाद मोहन जी ने गांव छोड़ने की जिद नहीं की, पर अंत में हार मानकर शहर चले आए। अब कौन है वहाँ, मैं क्या करूँ वहाँ जाकर, ये उनका जवाब था। लेकिन शहर आकर जैसे वो कहीं खो गए थे। वो सच में जीवन साथी का जाना एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जिसे कोई भर नहीं सकता। वो इंसान जो हर सुबह की चाय में मिठास घोलता था, जो हर शाम की थकान को मुस्कान में बदल देता था, वो जब साथ नहीं रहता तो दिन तो बीतते हैं पर जीना सिर्फ चलने जैसा हो जाता है। मोहन बाबू की दुनिया भी जैसे थम गई थी। वो बातूनी इंसान जो गांव भर में अपनी हंसी से पहचान रखते थे, अब बालकनी में चुपचाप बैठे रहते हैं। ना आंखों में कोई शिकायत, ना शब्दों में कोई उम्मीद, बस एक शांत स्वीकार कि अब वो हिस्सा अधूरा है जो कभी पूरा हुआ करता था। जीवन में चाहे जितनी भी रौनक हो, जब मन का साथी चला जाता है तो भीड़ में भी आदमी अकेला हो जाता है। यही अकेलापन मोहन बाबू की आंखों में था और मालती उनकी बहू उस खालीपन को भरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। कभी बातों से, कभी देखभाल से, कभी बस चुपचाप पास बैठकर। ससुराल कभी मालती को ससुराल जैसा लगा ही नहीं था। जब वह पहली बार नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कैसे निभाएगी नए लोग, नया माहौल और सबसे बड़ी बात माँ बाप से बिछड़ने का दर्द। लेकिन जैसे ही उसने घर की दहलीज पर कदम रखा
बाबूजी ने मुस्कुराकर कहा था, आ गई मेरी बेटी, और माँ जी ने झुककर उसके माथे को चूम लिया था। अब ये घर तुम्हारा है, जो चाहो जैसे चाहो रहो। उनके इन शब्दों ने जैसे मन के सारे डर को बहा दिया था। वो केवल एक बहू नहीं रही, घर की बेटी बन गई थी। माँ जी के साथ रसोई में हंसी ठिठोली, बाबूजी के साथ शाम की चाय पर चर्चा, हर दिन एक नई मुस्कान, एक नया अपनापन लेकर आता था। मालती अक्सर सोचती थी, कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं, जो मुझे ऐसे सास ससुर मिले जिनके होने से कभी मायके की कमी महसूस ही नहीं हुई। मगर कहते हैं ना, वक्त की स्याही कभी एक ही रंग नहीं रहती। जो घर कल तक हंसी से गूंजता था, वहां अब एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। एक सुबह जब सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था, सूरज की किरणें खिड़की पर दस्तक दे रही थी, रसोई में चाय की खुशबू फैल रही थी। मोहन जी चाय लेकर कमरे में जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि सुशीला जी अपने कमरे में लेटी थीं। लेकिन कुछ अजीब था उनमें। उनकी सांसें नहीं चल रही थी, चेहरा शांत था, बेहद शांत, जैसे किसी को कोई तकलीफ ही ना हुई हो। सुशीला, मोहन जी की चीख पूरे घर में गूंज गई। मोहन जी दौड़ कर गए, एक झटके में सब कुछ जैसे ठहर गया। वो क्षण जब मोहन जी की आंखों ने अपने जीवन संगिनी को निर्जीव देखा, वो आंसू जो उम्र भर उन्होंने कभी किसी के सामने नहीं बहाए थे, उस दिन जैसे बांध तोड़कर बह निकले हों। सुशीला, एक बार तो बोल, देख मैं आ गया हूँ, उठना। मगर सुशीला देवी कुछ नहीं बोली, वो चली गईं, बिना आहट किए, बिना अलविदा कहे। जब खबर मिली तो अविनाश और मालती उसी शाम फ्लाइट से गांव पहुंचे। पूरे रास्ते मालती रोती रही, उसका दिल कांप रहा था, कहीं बाबूजी भी इस सदमे में टूट ना जाएं। गांव पहुंचते ही उसने देखा बाबूजी चुप थे। वो जो कभी गांव के सबसे चहकते, सबसे मिलनसार व्यक्ति माने जाते थे, अब दीवार की ओर बैठे बस एकटक देखे जा रहे थे, जैसे कोई आवाज उन्हें छू भी नहीं रही थी। अंत्येष्टि का सारा कार्यभार मन से निपटा। बाबूजी ने बिना कुछ बोले सब किया, जैसे अब जीवन में सिर्फ कर्तव्य शेष रह गया हो, जैसे अब उसमें भावना ही ना हो। मालती ने अविनाश से धीरे से कहा, हम बाबूजी को यहीं अकेला नहीं छोड़ सकते, उनका रहना यहाँ ठीक नहीं। अविनाश ने सहमति में सिर हिलाया। जब उन्होंने बाबूजी से शहर चलने की बात की तो उन्होंने विरोध भी नहीं किया। शायद अब उनके पास कोई वजह नहीं थी वहाँ रहने की। गांव जहाँ कभी उनका पूरा संसार था, खेत, कुएं, बैल, चाची बुआ, मंदिर के पीछे वाली बेंच, अब सब सूना सूना लग रहा था। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें सही लगे। बेमन से ही सही वो शहर आने के लिए तैयार हो गए। बंगलौर की हलचल, ट्रैफिक, बड़ी बड़ी इमारतें, फ्लैट की बंद दीवारें, ये सब मोहन जी के लिए अजनबी नहीं था। लेकिन पहली बार अपने जीवन साथी के बिना यहाँ आना उनको परायेपन का एहसास करवा रहा था। वो सुशीला जी और वो गांव की खुली हवा, मिट्टी की सौंधी खुशबू और मंदिर की सुबह की आरती को मिस करने लगे थे। यहाँ तो हर कोई व्यस्त था, बेटा दफ्तर में, बहू घर के काम में, बच्चे स्कूल और मोबाइल में, उनका कोई साथी नहीं था। और समय तो जो जैसे उनके लिए रुक गया था। मालती ने कई बार देखा, बाबूजी किताबें खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं, टीवी ऑन करते हैं, लेकिन आंखें दूर कहीं देखती हैं। कभी कभी तो लगता जैसे उनके अंदर कोई चल रहा हो, एक मौन युद्ध जो किसी को दिखाई नहीं देता। मालती को लगता कि ये किसी तूफान से पहले ही शांति तो नहीं, लेकिन मालती देखती थी उनकी खामोशी, उनकी आंखों की नमी, उनका हर दिन बालकनी में बैठना जैसे किसी के प्रतीक्षा हो, शायद माँ जी की। उस रात जब सब सो गए थे, मालती चुपचाप उठी और बालकनी में आ गई। वो देखकर चौंक जाती है कि वहाँ बाबूजी बैठे हैं। उनकी आंखें आसमान में टिकी थीं। बाबूजी, ठंड लग जाएगी, चलिए अंदर चलिए, उसने धीरे से कहा। मोहन जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान कहीं खो गई थी। बहू, आसमान कितना बड़ा होता है ना, और कितना चुप। मालती के मन में कुछ चुभा।
उसे समझ आ गया था ये चुप्पी बहुत गहरी है और उसे तोड़ना होगा। वो सिर्फ बहू नहीं, अब इस घर की बेटी थी और अब बाबूजी की सच्ची संतान वही थी। मालती का मन बेचैन था, भले ही वह अपने बाबूजी का हर संभव ध्यान रख रही थी। दवा, खाना, समय पर चाय, हल्की बातचीत, सब कुछ। फिर भी उसे ऐसा लगता जैसे कोई खालीपन अब भी घर में पसरा है। एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से भी टूटा नहीं जा रहा था। मोहन जी के भीतर कुछ टूटा था, जो दिखता तो नहीं था मगर महसूस होता था। वो बालकनी में बैठे बैठे कभी नीचे खेलते बच्चों को देखते, कभी आसमान की ओर ताकते। मालती कई बार चुपचाप उन्हें निहारती। उनके चेहरे की झुर्रियां जैसे हर रोज कुछ नया कहती थीं। कुछ अधूरी यादें, कुछ अनकहे सपने और बहुत सारी खामोशियां। वो जानती थी कि उसके और बाबूजी के बीच एक झिझक है, कोई दूरी नहीं, लेकिन एक अदृश्य दीवार जो दोनों ओर खड़ी थी। गांव में पले बड़े मोहन जी के लिए बहू से खुलकर संवाद करना सहज नहीं था और मालती, जो स्वयं भी सीमाओं को समझती थी, उनके मन को बिना शब्दों के पढ़ने की कोशिश करती थी। अविनाश दिन भर के काम में व्यस्त रहता। उसका दफ्तर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलता था। वह जानता था कि बाबूजी अकेले हैं, लेकिन नौकरी की अनिवार्यता और शहर की रफ्तार उसे बांधे रखती थी। हर रविवार को वो प्रयास करता कि कुछ समय बाबूजी और मालती के साथ बिताए, लेकिन एक दिन में कोई जीवन कैसे भर पाता है। मालती ने कई बार अविनाश से कहा, सोचती हूँ बाबूजी को सोसाइटी के सीनियर क्लब में भेजूं, वहाँ उनके हम उम्र लोग हैं, शायद वहाँ मन बहल जाए। अविनाश ने सिर हिलाया और कहा, कोशिश कर लो मालती, लेकिन बाबूजी की झिझक तुम जानती हो। उनका मन गांव का है, शहर की चाल समझने में उन्हें वक्त लगेगा अभी। मालती जानती थी और यही सोचकर उसने इस विषय को कई बार टाल दिया था। लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि बाबूजी ने 3 घंटे तक बिना पलक झपकाए खाली आसमान को देखा, तब वह टूट गई। उसने खुद से प्रश्न किया, क्या सिर्फ दवा, खाना और कपड़े देना ही सेवा है? क्या मैं उनके अकेलेपन की दवा नहीं बन सकती? उस दिन उसने पूरे दिल से सोचने की ठानी। एक लंबा मंथन चला, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। जीवन के एक शांत पल में जब धूप धीमे धीमे बालकनी की रेलिंग पर उतर रही थी, मोहन बाबू अपनी वही पुरानी आदत से मजबूर कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें सामने हरियाली को देख रही थी, लेकिन जहन में चल रहा था बीता हुआ समय, गांव की गलियां, खेत की पगडंडियां और गणित की वो कक्षाएं जो बच्चों को दिया करते थे। जब स्कूल में टीचर न आने पर गांव वाले उन्हें ही बुला लेते थे। उम्र भले ही आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के हर पड़ाव पर साथ चलती हैं। मोहन बाबू के भीतर अब भी वह गुणा भाग और समीकरण, वह सरल अनुपात जीवित था, बस वक्त की गर्द में दब गया था। उन्हीं ख्यालों में डूबे थे कि मालती की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। बाबूजी तैयार हो जाइए, कुछ बच्चे आ रहे हैं आपसे गणित पढ़ने। मोहन बाबू ने चौंक कर देखा, जैसे उन्होंने कुछ गलत सुना हो। क्या? लेकिन क्यों बहू? और फिर मैं कैसे? उनकी आवाज में हैरानी के साथ थोड़ी घबराहट भी थी। मालती मुस्कुराई, क्यों नहीं बाबूजी, मुझे क्या पता नहीं कि आपको गणित में कितनी रुचि है। अविनाश को भी तो आप ही पढ़ाया करते थे ना। आज वो जिस मुकाम पर है उसमें आपके पढ़ाए गणित की बड़ी भूमिका है। मोहन बाबू कुछ बोल नहीं पाए। मालती ने आगे कहा, मैंने सोचा क्यों ना आसपास के बच्चों को आप पढ़ाई में मदद करें। स्कूल तो है, लेकिन सबके पास ट्यूशन के पैसे नहीं होते और आपसे बेहतर टीचर कहाँ मिलेंगे। मोहन बाबू के चेहरे पर एक हल्की झिझक उतर आई, लेकिन बहू, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इस उम्र में क्या मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा? मालती ने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, उम्र तो सबकी बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ दें। और फिर आप चिंता क्यों करते हैं? हम हैं ना आपके साथ, आपका संबल बनकर। ये शब्द जैसे मोहन बाबू के दिल की गहराई परतों तक जा पहुंचे। वो कुछ क्षण चुप रहे। मालती ने महसूस किया
बूढ़ी आंखों में एक नमी तैर गई थी, पर साथ ही एक हल्की सी चमक भी। अगले दिन वो दिन था जब मोहन बाबू की जिंदगी को एक नया मोड़ मिल गया था। मालती ने सोसाइटी के 4-5 बच्चों से बात की थी। उनमें से 2 बच्चे तो वही थे जो नीचे हर रोज खेलते थे और अक्सर गिनती में उलझ जाया करते थे। 3 बजते ही 3 छोटे छोटे बच्चे उनके फ्लैट पर पहुंचे। मालती ने उन्हें बैठक में बिठाया और मोहन बाबूजी को आवाज दी। वो बाहर आए तो बच्चे उन्हें देख मुस्कुराए। एक बच्चा बोला, दादाजी आप हमें पढ़ाएंगे? मोहन बाबू के होठों पर पहली बार एक सहज मुस्कान तैर गई। हाँ बेटा, लेकिन पढ़ाई से भागोगे तो नहीं, मेरी छड़ी काम आएगी। बच्चे खिलखिला उठे। पहली क्लास शुरू हुई। काली स्लेट, सफेद चौक और एक पुराना रजिस्टर। मोहन बाबू ने बच्चों को बैठाया और कहा, चलो पहले एक पहेली हल करते हैं। एक आदमी के पास 5 आम हैं। वो उन्हें 3 बच्चों में बराबर बांटना चाहता है। बिना काटे कैसे करेगा? बच्चों ने सोचना शुरू किया। मालती बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके पिता समान ससुर जी के सूने जीवन में रंग भर दिए हों। कुछ ही दिनों में सब बदल गया। अब मोहन बाबू सुबह उठते ही चाय पीकर अपने पाठशाला कोने की सफाई करने लगते। वो बच्चों के लिए छोटे चार्ट बनाते, रंगीन पेंसिलें सजा कर रखते और अपने पुराने गणित की किताबें पलटते। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। किसी किसी के माता पिता तो खुद बच्चों को छोड़ने आने लगे। सबको अचरज होता कि एक वृद्ध व्यक्ति इतने धैर्य, प्रेम और सरल भाषा में गणित सिखा सकते हैं, लेकिन सबको उनका पढ़ाने का ढंग बहुत पसंद आता। अविनाश, जो पहले बाबूजी की चुप्पी और एकाकीपन से परेशान था, अब ऑफिस से लौटते हुए बालकनी में चमकती आंखों वाले अपने पिता को देखकर ठहर जाता। एक शाम उसने मालती से कहा, बाबूजी को जीवन के इस दूसरे मौके से परिचय करवा के तुमने उनकी उम्र ही बढ़ा दी मालती। मैं बेटा होकर भी जो देख, सुन और महसूस न कर पाया, वो तुम बहू होकर कर गई। मालती की आंखों में भी नमी उतर आई। उसने हल्के स्वर में कहा, ऐसा न बोलो अविनाश, बाबूजी सिर्फ मेरे ससुर जी नहीं, मेरे पिता भी हैं। जब माँ जी चली गईं, तब मैंने प्रण किया था कि बाबूजी को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। मोहन बाबू जो उनकी बातें सुन रहे थे और जिनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर सुकून था, उन्होंने धीरे से कहा, बहू, मैंने तो सोचा था कि जिंदगी अब बस गुजर ही जाएगी, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। बाबूजी, ऑफिस में एक कलीग कह रही थी कि उसके बेटे को मैथ्स समझ नहीं आती। मैंने कह दिया कि हमारे घर आ जाए। हमारे पास एक बेहतरीन गुरु हैं। मोहन बाबू ने चौंक कर अविनाश को देखा और कहा, तूने सच में ऐसा कहा? हाँ बाबूजी, अब तो आपकी क्लास का नाम भी होना चाहिए, मोहन मैथ्स मिशन। तीनों हंसने लगे। समय बीतता गया। अब हर संडे को सोसाइटी में एक छोटी सी क्लास होती, जिसमें कई बच्चे और 2-3 युवा वॉलंटियर भी आने लगे थे। मालती ने तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया था, गणित गुरु मोहन जी। वहाँ रोज किसी बच्चे की तस्वीर या किसी पेरेंट का धन्यवाद संदेश आता। उनकी सरल भाषा, कहानियों के जरिए समझाने की कला और उनकी चेहरे की मुस्कान ने बच्चों को ऐसा बांधा कि पार्क अब एक छोटा सा शिक्षा केंद्र बन गया। गली के नुक्कड़ों पर चर्चा होने लगी। अरे वो सफेद बालों वाले बुजुर्ग हैं ना, वो जो घर में भी पढ़ाते हैं, क्या समझाते हैं यार। बच्चों का डर ही निकल गया। मैथ्स का स्कूल की अध्यापिकाओं को भी बात पहुंची। जब स्कूल में एक टेस्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या अचानक बढ़ गई और ये वही बच्चे थे जो अब मोहन जी के साथ पढ़ रहे थे, तो प्रधानाचार्य जी तक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने 1-2 बच्चों से पूछा, बेटा ये किसने समझाया तुम्हें? तो जवाब मिला, दादाजी ने। एक दिन स्कूल से एक पत्र आया, आदरणीय मोहन बाबूजी, हम आपको गणित ओलंपियाड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि अब बच्चों को संबोधित कर सकें। मोहन बाबू ने वो पत्र मालती को थमाया। ये तुमने किया है बहू, मुझे खुद पर भी
फिर से विश्वास दिलाया है। मालती बोली, मैंने सिर्फ वो दरवाज़ा खोला है बाबूजी, जिस पर आपने खुद ताला डाला था। खोलना तो आपको ही था बाबूजी। अगले दिन शहर का प्रतिष्ठित स्कूल का ऑडिटोरियम मौका था। जिला स्तरीय गणित ओलंपियाड मुख्य अतिथि के रूप में श्री मोहन प्रसाद, जिनकी उम्र भले 70 पार कर गई थी, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और शब्दों में ज्ञान की ऊष्मा आज भी जमा थी। स्टेज पर जब उन्हें आमंत्रित किया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो धीमे धीमे माइक तक पहुंचे, लेकिन चाल में एक आत्मविश्वास था जो समय ने नहीं, अनुभव ने उनको दिया था। नमस्कार, उन्होंने बोलना शुरू किया। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, न ही कोई मशहूर शिक्षक। मैं तो सिर्फ एक पिता हूँ, एक ससुर हूँ और अब कुछ बच्चों का गणित गुरु भी। लेकिन आज जो कुछ भी हूँ उसके पीछे एक स्त्री है, मेरी बहू मालती। पूरा हाल सन्न रह गया। मंच के कोने में खड़ी मालती की आंखें भर आईं। मोहन बाबू ने आगे कहा, एक समय था जब मैं खुद को सिर्फ एक बोझ समझने लगा था। पत्नी के जाने के बाद जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी, लेकिन मेरी बहू ने मुझे फिर से चलना सिखाया, वो भी उस रास्ते पर जो कभी मेरा सपना था, शिक्षा का रास्ता। उसने मुझसे कहा, बाबूजी, उम्र तो सबकी बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ दें। आप बस संभल बनिए, बाकी हम हैं ना आपके साथ। सुनते ही दर्शकों की आंखें नम हो गईं। कुछ विद्यार्थियों की माताएं अपनी जगह पर रुमाल से आंसू पोंछ रही थी। उन्होंने आगे कहना कहा, आज जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे फिर से अपने अधूरे सपनों को जी रहा हूँ, और ये संभव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बहू ने मेरी खामोशी में छुपे सपनों को पढ़ा और उसे जीवंत किया। फिर उन्होंने मंच से मालती की ओर देखा और कहा, आज मैं अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बहू को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी मार्गदर्शिका, मेरी प्रेरणा है, मेरी गुरु है। पूरा ऑडिटोरियम ताली से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा, बेटा, सब कहते हैं कि बहुएं बेटी जैसी होती हैं, लेकिन तुमने तो माँ जैसी बनकर मुझे संभाला है। मालती की आंखों में नमी उतर आई। उस क्षण एक नई परिभाषा गढ़ी गई। सास ससुर और बहू का रिश्ता सिर्फ एक बोझ नहीं होता। यह समझदारी, स्नेह और सम्मान से किया जाए तो यह रिश्ता जिंदगी को नया अर्थ दे सकता है। उस शाम को बालकनी में 3 कप चाय रखी थी। मोहन बाबू ने चाय का पहला घूंट लिया और कहा, जिंदगी एक गणित है बेटा। अगर वक्त रहते सही समीकरण बैठा लिया जाए तो हर कठिनाई हल हो जाती है, और तुमने मेरे जीवन का समीकरण फिर से संतुलित कर दिया। अविनाश ने उनकी ओर देखा। आज उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान नहीं थी, बल्कि आत्मगौरव की चमक थी। उस रात मालती ने अपनी डायरी में अपने मन की बात लिखी। मेरे ससुर अब सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, एक प्रेरणा है। उनकी आंखों में जो रोशनी है वो किसी बल्ब की नहीं, आत्मविश्वास की है। मैंने आज जाना कि रिश्तों को निभाने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं, बस मन से मन को जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।